नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीबा। खबरों की शुरुआत करते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार के घर सिल्वर ओक में यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे की खास मुलाकात। इस बैठक में आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जयंत पाटिल शामिल हुए। इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वैसे भी पिछले दिनों संजय राउत शरद पवार के विषय में काफी कुछ बोलकर अपनापन जता चुके हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को हुए 50 साल पूरे। इस मौके पर स्मारिका पुस्तक और वानखेड़े स्टेडियम के चित्र वाला डाक टिकट यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को सौंपा गया। इसे आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष क्रिकेटर सुनील गावस्कर, एमसीए के अध्यक्ष अजिंक्य नायक ने सौंपा। इस मौके पर वानखेड़े स्टेडियम की शानदार विरासत का जश्न मनाने के गौरवपूर्ण क्षण की तस्वीरें साझा की। महाराष्ट्र के नंदुरबार में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी। दरअसल मामला था ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट का। ये एक्सीडेंट त्रिकोणी नामक बिल्डिंग के पास हुआ था, जिसके बाद देर रात को एक गुट ने दूसरे गुट पर पत्थरबाजी से हमला कर दिया, जिसके बाद इस झड़प को रोकने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और मामले को शांत कराया गया। आज नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशन अंतर्गत जे त्रिकोणी बिल्डिंग, चिराग गल्ली व हलवाई मोहल्ला अशा प्रकारचे जे एरिया आहे त्यामध्ये काही अँटी सोशल एलिमेंट्सनी पत्थरबाजी करण्याचा प्रयत्न केला। बंदोबस्त सकाळपासून आमचा लागलेला होता। एक वेगळी घटना सकाळी घडल्यामुळे ठाणे के भिवंडी में बीती रात शहर के साहिल होटल के पास भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में आपसी रंजिश को लेकर एक 30 वर्षीय अल्ताफ अंसारी पर उसके ही साथ पावर लूम में काम करने वाले मजदूरों के गुट ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले की वजह पुरानी रंजिश को बताया गया। पावर लूम मजदूरों ने 4 दिन पहले ही इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अंसारी पर गुट हमला किया, ये खबर शहर में वायरल हो गई। अंसारी को इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति को देखते हुए अंसारी को सिविल अस्पताल में भेज दिया। उधर हमलावर को हिरासत में लेने की जानकारी भी मिली है। अब पुलिस इस मामले की जड़ तक जाने की पड़ताल में जुट गई है। यूबीटी शिवसेना नेता संजय राउत का फिर आया बयान। बोले, इतने बढ़िया तरीके से जीत के बाद भी महाराष्ट्र में पालक मंत्री को लेकर विवाद जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने दावोस विदेश दौरे पर जाने से पहले पालक मंत्री घोषित कर गए हैं। इसके बावजूद भी पालक मंत्रियों के बीच युद्ध छिड़ गया और युति के एक मंत्री तो इतना नाराज हुए कि उन्होंने रास्ता रोको तक कर डाला। संजय राउत यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी निशाने पर लिया। आश्चर्य आहे, आधी शपथविधी होत नव्हता मंत्रिमंडळाचा, आधी मुख्यमंत्रीपदी कोण हे ठरत नव्हतं। मग एक मुख्यमंत्री 2 उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर बराच काळानं मंत्रिमंडळ स्थापन झालं। मंत्रिमंडळ एकदा कसं बस शपथ घेतल्यावरती खातेवाटपाला विलंब झाला। आता खातेवाटप होऊन एक कालखंड लोटला तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ठरत नाही। पालकमंत्री घोषित केले मुख्यमंत्र्यांनी परदेशात जाण्याआधी, तर त्याच्यामध्ये आपापसात धुसफूस सुरू आहे, आगे लागलेले आहेत आपापसात। म्हणजे एका मंत्र्याने तर रायगड जिल्ह्यामध्ये रस्ता रोको केला, धमक्या दिल्या। म्हणजे इतकं प्रचंड बहुमत जे तुम्हाला मिळालेलं आहे, म्हणजे तुम्ही मिळवलं आहे, हे बहुमत खरं बहुमत नाही असं आम्ही जे म्हणतोय, आणि त्या बहुमताचा तुम्ही अनादर करताय। स्वतः भारतीय जनता पक्षाकडे पुरेसं बहुमत आहे, त्यांच्या इतर 2 मित्र पक्षांची ताकद चांगली आहे। 220-25च्या वर यांच्याकडे बहुमत असताना हे मंत्रीपद, पालकमंत्रीपद देतात आणि स्थगिती देतात। नक्की आपापसात त्यांच्या खून आणि मारामाऱ्याच व्हायच्या बाकी आहेत कॅबिनेटमध्ये। म्हणजे उद्या जर बातमी आली की अमुक अमुक गटाच्या उपमुख्यमंत्र्याने किंवा मंत्र्याने दुसऱ्या गटाच्या मंत्र्यावरती हात उचलला, आता एवढंच महाराष्ट्राच्या नशिबी पाहणं। संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि उनको दावोस जाने की जरूरत क्या थी।
यहाँ महाराष्ट्र में भी दावोस जैसे कार्यक्रम चलते हैं। पार्टी तोड़ना, इधर का नेता उधर होना और उधर का नेता इधर होना, उनको तो विदेश जाने की जरूरत ही नहीं थी। अरे हे त्यांचं दावसच आहे, तिथे बसूनच ते राज्य करतात ना, इन्व्हेस्टमेंट आणतात पक्षामध्ये, कुटुंबामध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये, तर दरे हे त्यांचे दावस आहे. नाही, पण वेळोवेळी त्यांची जी अस्वस्थता, त्यांची बघा नाराजी दिसून येते. चर्चा बघा आहे की ते- एकनाथ शिंदे हा कायम अस्वस्थ आत्मा. त्यांनी खरं म्हणजे यावेळेला महाकुंभ मेळाव्यात जाऊन बसायला पाहिजे नागा साधूंबरोबर. पण नागा साधू हा सुद्धा अस्वस्थ असतो फार. अघोरी विद्या करतात, नाचतात, आपल्या तंबूत बसतात. तर जे अस्वस्थ आहेत महाराष्ट्रामध्ये या क्षणी, त्यांच्यासाठी योगी आदित्यनाथजींनी प्रयागराजच्या तीर्थावर काही तंबू आणि काही साधूंची व्यवस्था केली आहे. अस्वस्थ आत्म्याने तिकडे जायचं, गंगेत डुबकी घ्यायची, काही धर्मकार्य करायचं, इकडे तिकडे करण्यापेक्षा तिकडे जाऊन करावं. कोणी IIT वाला बाबा आहे, कोणी अमुक बाबा आहे, कोणी दरेवाला बाबा असेल, जा ना मग. अस्वस्थ आहेत इकडे कुठे, महाराष्ट्राला कुठे त्रास देत आहे? तुमच्या अस्वस्थपणामुळे महाराष्ट्राला त्रास देऊ नका. तुमची ही राजकीय अस्वस्थता महाराष्ट्राच्या विकासाच्या मुळावर येते, लोकांच्या मुळावर येते. पुढले जितके दिवस कुंभ आहे तितके दिवस या महाराष्ट्रातील अस्वस्थ मंत्री किंवा इतर काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी कुंभमेळ्यात जाऊन शांतपणे ध्यान धारणा करावी. आता भाजपचे नेते, भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे आणि गिरीश महाजन दरेगावला जात आहेत. जी काही नाराजी ती दूर करण्याचा एकनाथ शिंदेंना प्रयत्न काय नाराजीचं कारण कळलं पाहिजे महाराष्ट्रात. नाराजीचं कारण कळलं पाहिजे. लहान मूल रुसावं आणि कोपऱ्यात जाऊन बसावं, हा, तर हे नाराजीचं कारण नक्की काय आहे? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, खंडणी काय आहे एकदा कळलं पाहिजे आम्हाला. धनंजय मुंडे के बयान पर संजय राउत ने बयान दिया कि उनको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भीड़ की प्रतिमा अच्छी है, पर शरद पवार की पीठ पर जब खंजर घोपा गया तो धनंजय मुंडे आखिर क्यों कुछ नहीं बोले? मग आता का ना ओरडून सांगितलं? तेव्हा ओरडून सांगितलं. मग आता माननीय शरद पवार साहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसताना तेव्हा तुमचं हे ओरडणं आणि नरडं कुठे गेलं होतं? दादा हे चुकीचं करतोय आपण. पवार साहेबांना अशा प्रकारे या वयात त्रास देणं, छळणं, यातना देणं, त्यांनीच निर्माण केलेला पक्ष आणि आपण सगळे अशा प्रकारे बेमानी करणं हे योग्य नाही. पहाटेच्या शपथविधी संदर्भात तुम्ही ओरडत होतात, मग आता तुमचं ओरडणं कुठे गेलं? बघा हे बकवास आहे. म्हणजे राऊतसाहेब, पण तो जो गौप्यस्फोट आहे तो पक्षांतर्गतच कट्टर कारस्थान होतो असं कोणी केलं? असं एकूण रोग पक्ष आहे. मला बघा, धनंजय मुंडे यांच्यावरती विश्वास ठेवत नाही. त्यांना जर एवढी रहस्य माहिती आहे तर त्यांनी सांगावं संतोष देशमुखचा खून नक्की कोणी आणि कशासाठी केला. त्यांना एवढी रहस्य माहिती आहेत ना. मग बीड मधला संतोष देशमुख सरपंचाचा खून कोणी, का, कशासाठी केला हे त्यांनी सांगावं. नाही, पण त्याच प्रकरणात असं म्हणतायत की बीडची बदनामी करू नका, माझी वाटेल तितकी करा, पण बीडला बदनाम करू नका. कोणी बीडला बदनाम करत नाही. बीडला बदनाम करणारे तुम्ही स्वतः आहात. पालकमंत्री, मंत्री, सत्ताधारी. सामान्य जनता बीडला बदनाम करत नाही. हे तुमचं मनाला खात आहे. तुमच्यामुळे बीड बदनाम झालं. तुम्ही ज्या टोळ्या पोचल्यात, बरं का, तुम्ही ज्या टोळ्या पोचल्यात, ताकद दिलीत, गुंडगिरी सुरू केलीत, खून केले, हा, त्याच्यामुळे बीड बदनाम झालं. ना ती बीड कशाला बदनाम होतं? प्रतिमा खराब असेल त्यांना पक्षातून काढलं जाणार मग त्यांना वाटतंय त्यांची प्रतिमा खूप चांगली आहे का? त्यांची प्रतिमा काय आहे हे स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितलंय. त्यांना चक्की पिसाला पाठवणार होते ना. आणि प्रधानमंत्री मोदींनी सुद्धा सांगितलंय काय प्रतिमा आहे ती. आता वॉशिंग मशीन मध्ये घातल्यावर तुमची प्रतिमा सुधारणार असेल तर तो तुमचा प्रश्न. कोणी बोलावं ह्या गोष्टी? सैफ अली खान पर अटैक पर संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है, तो बांग्लादेशी आया कहां से? ये सब बीजेपी का ही किया धरा है। इसके जवाबदार मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्योंकि मुंबई में बांग्लादेशी, देश में बांग्लादेशी, हर जगह बांग्लादेशी। देखिए कौन बता रहा है? भाजपा वाले, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल, क्या बोलता है, कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी?
क्या है, ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको, तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, इनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। क्या है, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है ना, तो लोगों को डराते हैं, लोगों के मन में भय निर्माण करते हैं। बांग्लादेशी से निपटने के लिए हम काफी है। शुरुआत हमने की थी, भाजपा वाले तब हमको पार्लियामेंट में बोलने से रोक रहे थे बांग्लादेशी के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएगी। किसकी सरकार थी उस वक्त? अबे सैफ अली खान के बारे में बोल रहे, 10 दिन पहले लव जिहाद बोल रहे थे। करीना कपूर और सैफ अली खान ने लव जिहाद है। अब आपको उसके ऊपर हमला होने के बाद बहुत प्यार आया है। उसका बेचारा बेटा है एक इनोसेंट, तैमूर उसका नाम रखा होगा। तो तैमूर के बारे में आपके लोग गलत बोल रहे थे, बच्चा है उसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने जब तैमूर के बारे में जानकारी ली, तो अब उनको तैमूर एक उनका प्रतीक बन गया प्रेम का। अरे ढोंगी लोग है बीजेपी के लोग ये। जाओ। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा है पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की। दरअसल अजहरुद्दीन की मुलाकात हुई विपक्षी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार से, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी चुनाव लड़ना अब आसान नहीं है। फाइट तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इतना आसान नहीं होगा। कोई भी चुनाव आजकल आसान नहीं है, हर चुनाव एकदम बहुत डिफिकल्ट है। जैसा आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं तो वो भी बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। तो हर चुनाव डिफिकल्ट है, तो अपना मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा जितनी जो मेहनत करेगी, अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा अच्छी कैंपेनिंग करेगी तो मेरे ख्याल में रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में 19 तारीख की सुबह आग लग गई। वहां पर गीता प्रेस के कॉटेज में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से कहा जा रहा है ये आग लगी, जिसमें गीता प्रेस के लगभग 18 कॉटेज जलकर खाक हो गए। फिलहाल आवाज इंडिया की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।